Good morning, students. Our new chapter is यूनिफॉर्म मोशन. ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन के अंदर सबसे पहले आता है मैकेनिक्स. The unit our chapter is 2. 2 is our chapter. तो सबसे पहले क्या है मैकेनिक्स. मैकेनिक्स क्या हो गया? It is a branch of physics which deal with studies an object in motion and or object in rest with its condition. मैकेनिक्स क्या है? ब्रांच है फिजिक्स की जो स्टडी करवाती है ऑब्जेक्ट इन मोशन और ऑब्जेक्ट इन रेस्ट विद इट्स कंडीशन. इन चीजों की जो ब्रांच फिजिक्स की स्टडी करवाती है उसे हम मैकेनिक्स बोलते हैं. ठीक है, मैकेनिक्स हैज 3 पार्ट्स. फर्स्ट इज स्टैटिक्स, सेकंड इज काइनेमेटिक्स, थर्ड इज डायनेमिक्स. स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स एंड थर्ड इज पार्ट इज डायनेमिक्स. फर्स्ट आता है स्टैटिक्स. So it is the part of mechanics, it is the part of physics which study when object at rest. So this branch study statics. वो branch statics रीड करवाती है. ठीक है, ये statics branch में आता है when object at rest. Second is kinematics. Kinematics study when object in motion. Object क्या होगा? मोशन में. ठीक है. थर्ड डायनेमिक्स. डायनेमिक्स में क्या आता है? स्टडी यानी कि ब्रांच ऑफ फिजिक्स लिख सकते हैं, ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स, दोनों वर्ड यूज करना है, वो कंप्लीट करना है. ठीक है, लिखते वक्त इसको कंप्लीट करना है. इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स या इट इज अ ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स टू स्टडी व्हेन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट. इट इज अ ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स और फिजिक्स स्टडी व्हेन ऑब्जेक्ट इन मोशन एंड स्टडी व्हेन ऑब्जेक्ट इन मोशन. अब इन दोनों में डिफरेंस आता है क्योंकि दोनों में डेफिनेशन में स्टार्टिंग पॉइंट तो दोनों की सेम है, पर एक चीज इसमें डिफरेंस आता है. इसमें नॉट कोज, इसमें कोज रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, कारण इसमें रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, फोर्स रिस्पॉन्सिबल है. किस वजह से ऑब्जेक्ट मोशन में आई उससे रिलेटेड चीजें हम इसमें स्टडी नहीं करते. इसमें विद कोज प्लस विद कोज यानी कि कोस पढ़ेंगे विद कोस. जैसे फोर्स, कौन सा फोर्स लगा, ऑब्जेक्ट के ऊपर कैसा मोशन हुआ, ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या इफेक्ट हुआ, इन चीजों की स्टडी हम डायनेमिक्स में पढ़ेंगे. ठीक है, और इसके अंदर विदाउट कोस, नॉट कोस, कोई रीजन नहीं होता. और ये हो गया स्टैटिक्स. ठीक है, अब इसके अंदर एक डिफरेंस और क्या है? इट इज टाइम इंडिपेंडेंट. टाइम पे डिपेंड नहीं करता. Time is not, it is time independent. There is no role of time. इसमें time का कोई रोल नहीं. It is time dependent. क्योंकि मोशन है कितनी स्पीड के अंदर टाइम से रिलेटेड हो गया तो टाइम डिपेंडेंट. टाइम का रोल है तो रोल ऑफ टाइम एंड इट आल्सो. दोनों के अंदर सिमिलरिटी हम ये कह सकते हैं कि इसके अंदर भी क्या होगा? टाइम डिपेंडेंट. तो डिसिमिलरिटी तो क्या है इसके अंदर? इसमें कोस और विद कोस. ठीक है, और सिमिलरिटी क्या होगी? दोनों ही टाइम डिपेंडेंट है. ठीक है, टाइम का रोल है दोनों के अंदर. फिर से मैकेनिक्स हुआ. मैकेनिक्स के 3 पार्ट हो गए, स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स. ठीक है, स्टडी व्हेन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, इट इज टाइम इंडिपेंडेंट. स्टडी व्हेन ऑब्जेक्ट इन मोशन, नॉट कोस. कोस कोई रीजन नहीं लेना, क्या से फोर्स लगा, क्या हुआ, इक्विलिब्रियम पोजीशन, किस चीज में हमें और कुछ नहीं करना, सिर्फ ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में क्लियर करना. इफेक्ट भी नहीं पढ़ना कि ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या
ठीक है, सिर्फ उसके मोशन के बारे में। टाइम डिपेंडेंट है, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, मोशन में विद फोर्स, ऑब्जेक्ट पर क्या इफेक्ट हुआ, कौन सा फोर्स लगा, क्या कुछ है, वो रीजन भी इसमें आता है, ठीक है। और टाइम डिपेंडेंट, ठीक है। तो जो न्यूटन सुना है, जो हमने 9 न्यूटन सुना क्या है, वो डायनेमिक्स के ऊपर बेस्ड है, क्योंकि इसमें हम फोर्स और के तीनों न्यूटन फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, उसके कॉज, इफेक्ट सारी चीजें पढ़ते हैं। तो जो न्यूटन के 3 लॉज है वो किसके पार्ट है, किसके अंदर आते हैं, डायनेमिक्स के अंदर आते हैं, ठीक है। अब हमारे से कुछ रिलेशन, कुछ डेफिनेशन है, तो कुछ डेफिनेशन है वो हम कर लेते हैं। तो पहले कुछ डेफिनेशंस के अंदर तो हमारे पास जो वर्ड आए हैं, जैसे स्टैटिक्स में हमारा जो वर्ड आया है वो एक वर्ड आया है रेस्ट, ठीक है। स्टैटिक्स में हमारा एक वर्ड क्या है, रेस्ट। तो रेस्ट क्या होगा, ये रेस्ट होगा, रेस्ट। सब डेफिनेशन सेकंड का कुछ डेफिनेशंस पढ़ लेते हैं। तो क्या आता है रेस्ट, रेस्ट क्या होता है, एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज पोजीशन विद टाइम, does not change its position, so not change its position, ठीक है, does not change its position, change its position with respect to time के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज ना करे, ठीक है, with respect to time। तो दिस डेफिनेशन को रेस्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या होगा, जैसे कोई पेड़ है स्टेशनरी पोजीशन पे है और आप भी वहीं पर स्टेशनरी पोजीशन पे रुके हुए हो, तो दोनों आप स्टेशनरी पोजीशन पे, तो आप दोनों के बीच के अंदर टाइम के साथ साथ उसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी, तो उसको हम क्या बोल देंगे, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। दोनों किसमें, स्टेशनरी पोजीशन, ठीक है। दो बिल्डिंग हो गई, दो बिल्डिंग साथ साथ खड़ी है, दोनों पोजीशन एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या है, रेस्ट कर रही है, ठीक है। टाइम के साथ साथ उनकी पोजीशन क्या नहीं हो रही, चेंज नहीं हो। उसके बाद रेस्ट के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है मोशन, यानी कि डेफिनेशन आती है किसकी, मोशन की। तो दिस इज आवर मोशन। मोशन क्या होगा, चेंज इट्स पोजीशन, ऑब्जेक्ट क्या करेगी, ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन, चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, with respect to time, an object changes position with respect to point, ठीक है। जैसे पेड़ हो गया, एक ट्री हो गया, और एक बच्चा वो यहाँ है, कोई ऑब्जेक्ट है वो यहाँ है, फिर वो यहाँ चला गया, तो डिस्टेंस यानी पोजीशन चेंज हो रही है। When it is moved, any object that is moved, तो उसकी पोजीशन क्या हो रही है, चेंज हो रही है, ठीक है। तो चेंज हो रही है, क्या हो गया, ये मोशन में आ। तो आपने दो डेफिनेशन हो गई, टू डेफिनेशन आ गए, रेस्ट एंड मोशन, ठीक है। अब हमारे एक चीज और है, एक आता है इसके अंदर किसी ऑब्जेक्ट को हम रिलेटिव इन मोशन और रेस्ट कहते हैं, रिलेटिव इन मोशन और रेस्ट, मोशन एंड रिलेटिव मतलब कंपेयर करके, ठीक है ना, रिलेटिव मतलब कंपेयर करके। तो इसके लिए तो थोड़ा सा ध्यान रखना, रिलेटिव इन मोशन एंड रेस्ट, ठीक है। कंपेयर करके बोल सकते हैं कैसे, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल में क्या लिया हमने, ट्रेन ली, ठीक है। ट्रेन के अंदर दो लोग बैठे हैं, ये ट्रेन है और इसके अंदर दो लोग बैठे हैं, यहाँ पर ट्रेन के अंदर है और दो लोग इसके अंदर बैठे हैं, और इसके अंदर दो लोग बैठे हैं, ठीक है। अब क्या है, ट्रेन मूव कर रही है, इट इज मोशन, इसमें है ये मोशन, बाहर आउटसाइड एक ट्री है। अब देखिए ट्रेन मूव करेगी, ट्रेन मूव करेगी तो ट्री और आर्क के बीच की डिस्टेंस क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी। इसका मतलब ये दोनों चीजें इसके रिस्पेक्ट में, ट्री के रिस्पेक्ट में किसमें है, मोशन के अंदर। बट द डिस्टेंस when train is moving, but the distance between two person is not changed, then they are rest to each other। तो किसमें है,
रेस्ट पोजीशन के अंदर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, रिलेटिव इन मोशन एंड रेस्ट। हम कंपेयर करके हम बता सकते हैं कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है मोशन में। तो हमने एक एग्जांपल दिया कि ट्रेन है, ट्रेन के अंदर है दो लोग बैठे हुए, ट्रेन ले लीजिए, बस ले लीजिए, कार ले लीजिए, ठीक है, दो लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। तो क्या होगा, उन दो आदमियों के बीच में जो बैठे हैं ट्रेन, उनके बीच की डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही टाइम के साथ साथ, बट आउटसाइड जितनी भी चीजें हैं उनके साथ उसकी डिस्टेंस क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो आउटसाइड वाली थिंग्स उसके किसके कंपेयर में, उसके क्या होगी, मोशन के अंदर, और इनर जो बैठे हुए हैं वो क्या हो जाएंगे, आर इन रेस्ट। ठीक है, तो हमने ये पढ़ा। उसके बाद एक डेफिनेशन और आती है इसके अंदर, वो होती है पॉइंट मास। ठीक है, क्या आता है, पॉइंट मास, इंपॉर्टेंट है पॉइंट मास। तो हम इसको और कर लेते हैं पॉइंट मास को। नेक्स्ट डेफिनेशन इज पॉइंट मास। तो नेक्स्ट हो जाएगा पॉइंट मास। यानी हमारे पास पॉइंट मास, डेफिनेशन ऑफ पॉइंट मास। इसको भी हम सिंपल तरीके से समझ सकते हैं। वैसे तो क्या होगा, पॉइंट मास when an object cover a large distance as compared to its size, so we can neglect its size of the object। ठीक है, कि एक ऑब्जेक्ट है वो लार्ज डिस्टेंस कवर कर रही है एज कंपेयर टू इट्स साइज, अपने साइज के कंपेयर में। तो अगर वो बहुत ज्यादा लार्ज है तो हम ऑब्जेक्ट के साइज को नेग्लेक्ट करते हैं, तो फिर वो ऑब्जेक्ट हमारे लिए क्या होगी, पॉइंट मास होगी। ठीक है, पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट हो जाएगी, पॉइंट मास हो जाएगी। एग्जांपल करें, एग्जांपल हो गया जैसे एरोप्लेन। ठीक है, एरोप्लेन है वो इंडिया से अमेरिका जाता है। ठीक है, इंडिया से अमेरिका, ठीक है, इंडिया से कहां जाता है, अमेरिका में जाता है। तो इंडिया और अमेरिका की डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, लार्ज डिस्टेंस बिटवीन इंडिया एंड अमेरिका। ठीक है, यानी कि यूएसए। And the size of the aeroplane is small as compared to its size। ये 1000 किलोमीटर के बीच में है और उसकी क्या होती है, few meters या 1 किलोमीटर, few meters के आसपास होती है। तो 1000 या 2000 या 5000 किलोमीटर के सामने few meters क्या है, बहुत स्मॉल है, इसलिए हम उसको क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो अब वो एरोप्लेन क्या हो गया, पॉइंट मास हो गया। ठीक है ना, पॉइंट साइज हो गया। तो पॉइंट साइज का मतलब क्या होगा कि लार्ज डिस्टेंस के कंपैरिजन में उसके खुद के साइज को क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, दैट इज कॉल्ड इट्स पॉइंट मास। ठीक है, अब हमारे इसके अंदर नेक्स्ट इसके अंदर आता है टाइप ऑफ मोशन। सिंपल सा टाइप ऑफ मोशन। ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं, टाइप ऑफ मोशन की बात कर रहे हैं। तो टाइप ऑफ मोशन देखिए, टाइप ऑफ मोशन, टाइप ऑफ मोशन। टाइप ऑफ मोशन में हम 3 टाइप्स में इसको डिवाइड कर सकते हैं, टाइप ऑफ मोशन को। ठीक है, एक तो क्या लगेगा, लीनियर मोशन, लीनियर मोशन, लीनियर मोशन और रेक्टिलिनियर मोशन, RECT, लीनियर मोशन। ठीक है, लीनियर मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन हो गया। और थर्ड हमारे पास हो गया इसके अंदर ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, ये टाइप के मोशन हो गए, रेक्टिलिनियर और लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, ऑसिलेटरी मोशन। सिंपल है, सबकी डेफिनेशन और एग्जांपल। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, व्हेन ऑब्जेक्ट मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन, एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। अगर एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव करती है उसको हम रेक्टिलिनियर मोशन और लीनियर मोशन बोलते हैं, और उसको वन डायमेंशन मोशन बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा, एक ट्रेन मूव इन ए स्ट्रेट रेलवे ट्रैक, ए ट्रेन इज मूव इन स्ट्रेट रेलवे ट्रैक, मूव
इन स्ट्रेट रेलवे ट्रैक, स्ट्रेट रेलवे ट्रैक, ठीक है। सर्कुलर मोशन एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग ए फिक्स पॉइंट इन सर्कल, कोई भी फिक्स पॉइंट है उसके चारों ओर एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन सर्कुलर मोशन, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट किसमें मूव करेगी, सर्कुलर मोशन के अंदर मूव करेगी, ठीक है। तो फिक्स पॉइंट हो और ऑब्जेक्ट क्या काम करती हो, सर्कुलर मोशन के अंदर मूव करती है। तो कई टाइप के ऐसे झूले हैं जिसके अंदर क्या होता है, फिक्स पॉइंट होता है, यहाँ पर बैटरी की शीट होती है और वो इस तरह से उसको रोटेट करवाते हैं, ठीक है। तो वो कैसा हो गया, सर्कुलर मोशन। ऑब्जेक्ट दैट इज मूविंग सर्कुलर इन सर्कल, सर्कल के अंदर कोई ऑब्जेक्ट मूव करती है उसको हम सर्कुलर मोशन बोलेंगे। तो हम झूले का एग्जांपल ले सकते हैं, कोई क्या एक झूला हो गया जिसके अंदर मेले के अंदर देखते हैं वो ऐसे ऊपर नीचे से घूमता रहता है, एक फिक्स पोजीशन से उसकी फिक्स डिस्टेंस होती है और इट इज मूविंग इन सर्कल, ठीक है। सेकंड इसके अंदर आता है ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है, एन ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट हो गया, तो हम इसको थोड़ा सा यानी कि हम इसको पढ़ सकते हैं या तो पहले एग्जांपल है, चलो डेफिनेशन कर लेते हैं। ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन में क्या होगा, एन ऑब्जेक्ट दैट इज मूविंग इन फॉर एंड बैक पोजीशन टू इट्स फिक्स पोजीशन इन रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। दो चीजें होनी चाहिए, फिक्स होनी चाहिए, फिक्स पोजीशन होनी चाहिए, फॉर और बैक पोजीशन होनी चाहिए और उस फिक्स पोजीशन को हम मीन पोजीशन बोलते हैं। और क्या हो सकता है, वो फॉरवर्ड होनी चाहिए, बैकवर्ड होनी चाहिए, फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम है। सबसे सिंपल इसका एग्जांपल है 9th क्लास में, हालांकि आज का ऑसिलेटर पेंडुलम, ये हमने पेंडुलम लिया, क्या है पेंडुलम, घड़ी का जो होता है बॉब लगा होता है उसको पेंडुलम बोलते हैं, हमने पेंडुलम लिया। पेंडुलम की ये जो रेस्ट पोजीशन है ये इसकी क्या है, फिक्स पोजीशन, ये इसकी फिक्स पोजीशन है, ठीक है, दिस इज इट्स फिक्स पोजीशन। और हम इसी फिक्स पोजीशन को सेकंड क्या बोलते हैं, मीन पोजीशन, ठीक है। अब पेंडुलम क्या करता है, मूव करता है राइट साइड, इस तरह मूव करता है, ठीक है। तो दिस इज इट्स फोर पोजीशन, ठीक है। फिर ये वापस आए और इसमें डिस्टेंस ट्रेवल की सेम डिस्टेंस ट्रेवल इस तरफ करे और दिस इज मीन पोजीशन की बैक साइड है, इट इज नोन एज इट्स बैक पोजीशन, ठीक है। फोर पोजीशन और बैक पोजीशन अबाउट 3 इक्वल इंटरवल है, इफ टेक इट्स 2 सेकंड देन इट्स टेक 2 सेकंड फॉर दिस, ठीक है। तो ये हमारे टाइप ऑफ मोशन आ गए, रेक्टिलिनियर मोशन, लीनियर मोशन भी बोल सकते हैं, इसको वन डायमेंशन मोशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। सर्कुलर मोशन, ऑसिलेटरी मोशन, इन सब की डेफिनेशंस हैं और ये क्या है, ये सबके एग्जांपल, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर टाइप ऑफ मोशन हो गया, इसके अंदर आता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। न्यू टॉपिक इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस सिंपल सी चीज है, रेफरेंस, ठीक है, किसी के थ्रू आना। जैसे कोई आपसे पूछे कि आपका घर कहाँ है गांव के अंदर, तो आपको एक रेफरेंस दोगे कि स्कूल के पास है या किसी मंदिर के पास है, तो वो मंदिर या स्कूल क्या हो गया, रेफरेंस पॉइंट हो गया, ठीक है। तो हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस को क्या बोल सकते हैं, विच डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जो पोजीशन क्या करे, डिस्क्राइब करे, जहां से उसकी पोजीशन को डिस्क्राइब करे उसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। जो पॉइंट डिस्क्राइब करेगा वो रेफरेंस पॉइंट या फ्रेम पॉइंट कहलाएगा, ठीक है। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हो गया, दो टाइप के हो गए, ठीक है। एक तो हो गया नॉन इनर्शियल, नॉन इनर्शियल, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन इनर्शियल। एक हो गया इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दो टाइप के हो गए।
नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस विच होल्ड न्यूटन फर्स्ट लॉ, यानी कि वो रेफरेंस होगा जो न्यूटन फर्स्ट लॉ को होल्ड करेगा, होल्ड न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन फर्स्ट लॉ, ठीक है, न्यूटन फर्स्ट लॉ को होल्ड करेगा। अब न्यूटन फर्स्ट लॉ हमने 9 पढ़ा है, तो उसमें दो ही पोजीशन होती है, एक तो किसको बताएगा, न्यूटन फर्स्ट लॉ में दो पोजीशन होती है, एक तो होती है रेस्ट, तो किसको डिस्क्राइब करेगा, रेस्ट पोजीशन को, और सेकंड किसको डिस्क्राइब करेगा, यूनिफॉर्म, ठीक है, और यूनिफॉर्म मोशन में कौन आती है, कांस्टेंट वेलोसिटी, तो यूनिफॉर्म मोशन एंड कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है, एंड हम कर सकते हैं और लिख सकते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी। तो दो चीजों को ये क्या काम करेगा, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। उसके बाद कौन सा आता है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, बिल्कुल इससे अपोजिट, व्हिच डज नॉट होल्ड न्यूटन सेकंड, न्यूटन फर्स्ट, नॉट होल्ड नहीं करता, फॉलो नहीं करता, नॉट फॉलो न्यूटन फर्स्ट लॉ को होल्ड नहीं करेगा, ठीक है। तो इसके अंदर किसको करेगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसके लिए यूज होगा, तो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस यूज होगा वेरिएबल वेलोसिटी, वेरिएबल वेलोसिटी, तो वेरिएबल वेलोसिटी के अंदर क्या आता है, ठीक है, वेरिएबल वेलोसिटी के अंदर नॉन यूनिफॉर्म मोशन आता है, तो वेरिएबल वेलोसिटी, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, और सेकंड आएगा वेरिएबल एक्सीलरेशन और एक्सीलरेटेड बॉडी, ठीक है ना, तो एक्सीलरेटेड बॉडी के लिए यूज होता है और वेरिएबल वेलोसिटी के लिए। तो हमने क्या पढ़ा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन इनर्शियल और इनर्शियल जो न्यूटन फर्स्ट लॉ को होल्ड करते हैं उसके ये दो पॉइंट हो गए, और नॉन जो न्यूटन फर्स्ट लॉ को होल्ड नहीं करते, तो वेरिएबल वेलोसिटी और एक्सीलरेटेड बॉडी, ठीक है, रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन एंड कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस फिजिक्स के अंदर तीन टाइप के, हम तीन कोऑर्डिनेट का यूज करते हैं, किस किस का यूज करते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ठीक है, थ्री कोऑर्डिनेट्स का हम यूज करेंगे। कौन कौन से यूज करेंगे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो ऑन द बेसिस ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस द मोशंस आर थ्री टाइप्स, किसके बेस पे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बेस पे मोशंस कितने टाइप के हो गए, थ्री टाइप के हो गए, थ्री टाइप, वन इज वन डायमेंशन, सेकंड टू डायमेंशन, एंड थ्री डायमेंशन, वन डायमेंशन, टू डायमेंशन एंड थ्री डायमेंशन, ठीक है, वन डायमेंशन, टू डायमेंशन, थ्री डायमेंशन। देयर आर थ्री कोऑर्डिनेट, कौन कौन से कोऑर्डिनेट है, एक्स, वाई एंड जेड। इफ वी डिस्क्राइब द पोजीशन, अगर हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिस्क्राइब करें, ओनली वन कोऑर्डिनेट इज रिक्वायर्ड, ओनली वन कोऑर्डिनेट इज रिक्वायर्ड, कोई भी एक कोऑर्डिनेट अगर रिक्वायर्ड हो, कोऑर्डिनेट इज रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब इट्स पोजीशन, तो वन डायमेंशन क्या होगा, ओनली वन कोऑर्डिनेट इज रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब इट्स पोजीशन, डिस्क्राइब इट्स पोजीशन, डिस्क्राइब इट्स पोजीशन। तो पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए अगर हमें एक कोऑर्डिनेट की जरूरत होगी तो हम उसको वन डायमेंशन कहलाएंगे। जैसे एनी ऑब्जेक्ट दैट इज मूविंग इन स्ट्रेट लाइन इट ऑलवेज रिक्वायर वन डायमेंशन, एक ही कोऑर्डिनेट की जरूरत होगी उसको, चाहे एक्स की हो, चाहे वाई की हो, चाहे जेड की हो, ठीक है। तो अगर वो स्ट्रेट लाइन में एनी ऑब्जेक्ट दैट इज मूविंग इन स्ट्रेट, ठीक है, टू डायमेंशन, टू कोऑर्डिनेट्स आर रिक्वायर्ड, ठीक है, किसकी जरूरत होगी, टू कोऑर्डिनेट्स आर रिक्वायर्ड, टू कोऑर्डिनेट्स आर रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब इट्स पोजीशन। दो कोऑर्डिनेट चाहिए, टू कोऑर्डिनेट्स आर रिक्वायर्ड फॉर दिस पोजीशन। एग्जांपल हो गए एनी ऑब्जेक्ट दैट इज मूविंग इन जिगजैग मोशन, तो एग्जांपल हो गए इसमें ऑब्जेक्ट मूव इन जिगजैग मोशन,
हमें उसकी लेंथ और ब्रेड्थ यानी दोनों चीजें बतानी पड़ेगी, कितनी दूरी पे, एक्स एक्सिस से या वाई एक्सिस से, एक्स एक्सिस से जेड एक्सिस, यानी कि दो कोऑर्डिनेट की जरूरत होगी। उसके लिए हमें किसकी कौन सा आएगा, 2 डायमेंशन मोशन आएगा। और 3 डायमेंशन 3 कोऑर्डिनेट्स आर रिक्वायर्ड, all 3 coordinates are required for this position. So all 3 coordinates are required. 3 coordinates are required. All 3 coordinates are required. ठीक है, तीनों कोऑर्डिनेट की जरूरत होगी। तो एग्जांपल क्या हो गया, टू डिस्क्राइब दिस पोजीशन, एग्जांपल इज एनीथिंग दैट इज फ्लाई इन स्पेस। कोई भी थिंग है वो किसमें फ्लाई, किसमें हो, स्पेस के अंदर हो। जैसे एरोप्लेन इन स्पेस, एरोप्लेन, फ्लाइंग ऑफ काइट्स, फ्लाइंग ऑफ बर्ड्स, और आर द एग्जांपल ऑफ 3 डायमेंशन। ये सारे क्या होंगे हमारे डायमेंशन। तो आपको क्या करना है, इसी तरीके से आपको इन सबको देखना। ठीक है, तो आज के लिए बहुत रहेगा।